स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th है, सब्जेक्ट है आपका फिजिकल एजुकेशन। तो आपका जो एनुअल एग्जाम यानी कि टर्म 2 का एग्जाम हुआ है, इसी का क्वेश्चन पेपर इवनिंग शिफ्ट का जो आया है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है गाइस, आपका जो पेपर था वो बहुत ही आसान आया हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपका जो सॉल्यूशन है वो आप किस तरह से करने वाले हैं। तो देखते हैं सेक्शन नंबर ए में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, डेफलिम्पिक खेलों की शुरुआत कब हुई, इन खेलों में भाग लेने के लिए क्या योग्यता होती है। तो देखो, जो एपिसोड्स के हमारे वीडियोस आए थे, अगर आपने वो अच्छे से देखे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से कंप्लीट होंगे। इसमें देखो 2 मार्क्स का जो एपिसोड था, इसमें क्वेश्चन नंबर था हमारा 6। तो डेफ ओलंपिक्स की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1924 में पेरिस में। अब इसकी योग्यता की बात की गई है, तो योग्यता में जो है ये बेसिकली उन बधिर बधिर यानी कि जो लोग कम सुनते हैं उन लोगों के लिए मतलब उन जो ऐसे विशेष आवश्यकता वाले लोग हैं उनके लिए ये आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी शुरुआत कब हुई और क्या योग्यता होनी चाहिए वो आपको समझ में आ गया। अगर आप चाहें तो एक दो देश भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड है, पद्मासन के कोई दो लाभ लिखिए। अब देखिए पद्मासन के दो लाभ ये मैंने आपको नहीं बताया था। चलिए, जो आपके देखिए सपोर्ट मटेरियल है उसका जो आपका पेज नंबर है 88। ठीक है, 88 नहीं है बल्कि 85 है। ठीक है, तो देखो पद्मासन के लाभ क्या हैं। सबसे पहले तो ध्यान के लिए अति उत्तम योग है। ठीक है, ये आपके शारीरिक, मानसिक और अध्यात्म की ओर लेके जाता है और अपने ध्यान की ओर अग्रसर करते हुए आपको शांति और धैर्य भी प्रदान करता है। इस आसन के अभ्यास से आपके चेहरे में कई प्रकार की नई रौनक आ जाती है, आपका चेहरा खिला खिला सा लगने लगता है। और भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पाचन क्रिया को बेहतर करते हुए कब्ज को दूर करने में सहायक होता है, स्मृति बढ़ाने में सहायक है, पद्मासन एकाग्रता को बढ़ाता है, पेट के अंगों को स्वस्थ बनाता है। तो ये सारे जो पद्मासन के लाभ है। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेतृत्व के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। तो देखो नेतृत्व के दो गुण कौन कौन से हो सकते हैं। देखो सबसे पहले नेतृत्व क्या है, तो ये वह गुण होता है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में विभिन्न मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, और उसके जीवन पर और उसके व्यवहार में सकारात्मक प्रभाव डालता है। दो गुण कौन से हैं, एक बुद्धिमान होना चाहिए, एक कर्मठ यानी कि इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। तो ये हो गया आपके नेतृत्व के बारे में। अब इसको मैं यहाँ से हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब हमें। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हाँ 2 मार्क्स का है, वृद्धि एवं विकास में अंतर है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था आपका जो 3 मार्क्स के एपिसोड थे उस वाली वीडियो में। तो 3 मार्क्स के एपिसोड में जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वही आपका इसका आंसर है। क्या है, वृद्धि एवं विकास में अंतर। देखो तो आपको ज्यादा लिखना नहीं 2 मार्क्स में। तो वृद्धि क्या होती है, परिणात्मक होती है। वृद्धि शब्द जो है वो आकार, भार, ऊंचाई आदि को बढ़ाने एवं भारी बनने के योग में किया जाता है। मापनीय योग्य है, प्रत्यक्ष है, सीमित होती है। ये चीज आप लिख देंगे। विकास की बात करें तो विकास जो प्रगतिशील बदलाव है, गुणात्मक के साथ में परिणात्मक भी होता है। इसमें शारीरिक बदलाव भी होते हैं, सामाजिक और भावनात्मक बदलाव भी होते हैं। ठीक है, विकास जो मृत्यु तक होता रहता है। तो इसमें से एक एक मिनिमम आप जो दो दो पॉइंट इसमें लिख देते हैं। ठीक है, फिफ्थ है, ब्लड डोपिंग के विभिन्न प्रकारों की संक्षिप्त में व्याख्या की। यानी कि ब्लड डोपिंग जो है इसके दो प्रकार होते हैं, उन दो प्रकारों को आपको यहाँ पे व्याख्या करना है। तो 2 मार्क्स का जो हमारा एपिसोड था उसमें एक मिनट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। हाँ ये रहा, 13 क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले ब्लड डोपिंग क्या है, तो ब्लड डोपिंग लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करने की विधि होता है जो कि गलत एवं प्रतिबंधित जो पदार्थ होते हैं उनके प्रयोग से किया जाता है। दो विधियां होती हैं, ऑटोलोग्स, होमोलोग्स। ऑटोलोग्स क्या होता है, ये खेल प्रतियोगिता से कुछ ही हफ्ते पहले यानी कि 3-4 हफ्ते पहले ही जो खिलाड़ी है उसके शरीर में रक्त चढ़ाया जाता है। होमोलोग्स क्या होता है, जब व्यक्ति के शरीर में ताजा ताजा खून लेकर सीधा दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है, इससे होमोलोग्स ब्लड डोपिंग कहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, 2 मार्क्स का है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है, सिंपल सा। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब एक 6 पैरालंपिक खेलों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी। यानी कि पैरालंपिक जो खेल होते हैं इसमें आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो क्या होते हैं पैरालंपिक्स खेल, देखो इसी के नीचे है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पैरालंपिक्स क्या है, इसके उद्देश्य। तो देखो पैरालंपिक्स खेल क्या होते हैं, यह खेल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। सर्वप्रथम इन खेलों की शुरुआत, पैरालंपिक्स की शुरुआत हुई थी 1960 में, जो कि कहां पे शुरू हुए थे, रोम में। और इन खेलों का मुख्यालय कहां पे है, बोन, जर्मनी में इन खेलों का मुख्यालय है। उसके बाद इनके उद्देश्य लिखना चाहे तो उद्देश्य लिख सकते हैं, खेलों के अवसर और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना, सभी इस तरह और सभी जो खेल संरचनाएं हैं उनमें जो गंभीर दिव्यांगता वाले एथलीट हैं उनको उचित अवसर प्रदान किए जाए। प्रत्येक पैरालंपिक्स खेल संघ के आत्मसम्मान को राष्ट्रीय खेल के आत्मसम्मान के रूप में बढ़ावा दिया जाए।
निष्पक्ष खेल भावना जो है इस पर बल दिया जाए। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे। आ जाते हैं मतलब 6 का हो गया आपका। 7 क्वेश्चन है, यौगिक क्रियाओं के नित्य अभ्यास से होने वाले किन्हीं 2 लाभों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। तो हमें क्या बताना है, जो यौगिक क्रिया हम करते हैं उसके अभ्यास से 2 लाभ कौन कौन से होते हैं। तो आपका जो सपोर्ट मटेरियल है उसका पेज नंबर है 79 और 80 इस पे दिया हुआ है। तो योग क्रिया को हम शुद्ध क्रिया भी कहते हैं। योग क्रिया क्या करती है, ये हमारे शरीर की आंतरिक और बाहरी शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम षटकर्म जो क्रिया है वो भी कहते हैं। अब देखो इसके अगर हम लाभ की बात करें तो इसमें कई सारी यौगिक क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले नेति, ये क्या करती है, ये नासिक मार्ग को साफ करती है, शुद्ध करने की क्रिया होती है। धोती क्या करती है, ये आहार नली की सफाई कर देती है, हमारे जो पाचन तंत्र होता है। नौली क्या करती है, ये अमाशय के अंगों की मालिश एवं सशक्तिकरण करता है। बस्ती आंत को धोने व सुदृढ़ बनाने की एक तकनीक होती है। कपालीभाति मस्तिष्क के अग्र भाग के शुद्धिकरण के लिए स्वास्थ्य तकनीक होती है। त्रटक क्या है, गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया एकाग्रता की शक्ति के लिए। तो देखो इसमें से आपको किन्हीं 2 का वर्णन करना था, सिंपल सा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कुछ इसी तरीके से है। यहाँ पे 8 है, खेल चोटों के बचाव को किन्हीं 2 उपायों को वर्णन कीजिए। यानी कि खेल चोटों का बचाव करने के लिए जो कोई 2 लाभ है, सॉरी 2 उपाय हैं, वो कौन कौन से हैं, इसे हमें समझाना है। तो देखते हैं कौन कौन से उपाय हैं। तो गाइस आपकी जो सपोर्ट मटेरियल है उसका पेज नंबर है ये 1110, मैंने आपको पेज नंबर ही बता दिया है। उस पे आपको इसके उपाय देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे उपाय हैं, इसमें से आप कोई भी 2 आपको लिखने हैं। उपयुक्त शारीरिक दशा होनी चाहिए, सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग करें, खेलने से पूर्व शरीर को गरमाना ये आता है। उसके बाद है प्रचुर मात्रा में नींद लेनी है, अति भार ना करें। तो इनमें से आप जो कोई भी 2 यहाँ पे बता सकते थे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, साहसिक खेलों में भाग लेने के क्या क्या लाभ होते हैं। यानी कि जब आप साहसिक खेलों में जाते हैं तो उससे आपको क्या लाभ होता है। तो 2 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, आपको दिखाता हूं, ये रहा। तो देखो साहसिक, देखिए उद्देश्य और लाभ दोनों एक ही है। जब आप साहसिक खेलों में भाग लेते हैं तो आप जो है प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, आपके शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है उसका आपको अनुभव होता है और आप जो है अपना सकारात्मक और जो एक अच्छा स्वास्थ्य है उसका विकास कर सकते हैं, एक तरीके से सर्वांगीण विकास करते हैं। जब आप साहसिक खेल को करते हैं तो आप जो है आपकी एकाग्रता करने की जो शक्ति होती है उसमें भी विकास होता है और जिसकी वजह से जो आप जो है एक अपना प्रदर्शन है उसे और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन ए जो था, जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए गए। इसमें से मैं अगर आपको बताऊं तो 2 क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं करवाए थे। एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, यानी कि 2 मार्क्स का एक ही हो गया, और एक क्वेश्चन था आपका नीचे यौगिक क्रिया वाला, एक ये। तो ओवरऑल देखें तो 2 चॉइस है आपकी। तो इस तरीके से कहें तो हाँ, हम कह सकते हैं कि सेक्शन 1 कंप्लीट आया हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, खेल से चोटों का बचाव, हाँ ये भी मैंने नहीं करवाया था। तो ओवरऑल 9 में से 6 क्वेश्चन सेक्शन ए में आपके आए हुए हैं। ठीक, अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला प्रश्न देखो, सेक्शन बी में हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। किशोर अवस्था से संबंधित किन्हीं 3 समस्याओं का आपको विवरण देना है। 3 समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए मैंने आपको जो एपिसोड नंबर हमारा था 3rd, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है किशोर अवस्था की समस्याएं और उनका प्रबंधन। तो 3 समस्या आपको समझानी है। तो सबसे पहले कैरियर चयन की समस्या बता देंगे, फिर शारीरिक समस्या बता देंगे और उसके बाद आक्रामक व्यवहार की समस्या। और भी लिखना चाहें तो और भी बता सकते हैं। सामंजस्य और स्थिरता में कमी होती है, महत्व की अनुभूति होने लगती है। तो इन 5 में से आप कोई भी 3 जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, और एक्सप्लेन करना कैसे है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। उसके बाद देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में खेल प्रशिक्षण के किन्हीं 3 सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो खेल प्रशिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, अब इसमें से 3 सिद्धांत हम कौन कौन से ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो 3 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर ये देखो, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत। तो देखो 3 सिद्धांत अगर आपको लिखने हैं तो अतिवाद का सिद्धांत, यानी कि जो एथलीट है वो जितना उसको प्रेशर जितना सह सकता है उसे और बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, प्रगति क्रम अतिवाद होता है 1090, इसको और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। विविधता के लिए जो है वो आप उसके समय में, उसके पर्यावरण की प्रकृति में, व्यायाम की प्रकृति में पर्यावरण के बदलाव के द्वारा जो है विविधता का सिद्धांत यहाँ पे आप लागू कर सकते हैं।
उसके बाद नीचे आ जाता है और भी लिखना चाहें तो निरंतरता का नियम है, यानी कि जो है अवकाश नहीं देना चाहिए, अंतराल ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत है, विशिष्टता का सिद्धांत है। तो इन सिद्धांतों में से आप कोई भी 3 सिद्धांत जो है वो आसानी से यहाँ पे वर्गीकरण यानी कि एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको लिखना था। चलिए, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर है इसमें तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है बेसिकली। अब देखो, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं करवाया है वो ये है, वृक्षासन करने की विधि एवं इससे होने वाले लाभों की चर्चा कीजिए। तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये आपको कहाँ मिलेगा। जो सपोर्ट मटेरियल है उसका पेज नंबर है 91। पेज नंबर क्या है? 91। तो देखो, सबसे पहले वृक्षासन होता क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वृक्ष का अर्थ है पेड़ और आसन का मतलब होता है योग मुद्रा। तो इस आसन की अंतिम जो मुद्रा है वो एकदम जटिल होती है, जो वृक्ष की आकृति की होती है, इसीलिए यह नाम दिया गया। यह बहुत हद तक ध्यानात्मक आसन है जिसका बहुत अच्छा विवरण पुराने राजाओं के अभ्यास से मिलता है, जैसे कि राजा अशोक। अब देखो विधि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यही है ना हमारा। नहीं, हमें इसकी परिभाषा बतानी है, उसके बाद इसके लाभ बताने। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके लाभ की। तो लाभ देख सकते हैं, सबसे पहले घुटने के दर्द के लिए ये लाभकारी होता है। यह आसन एड़ियों के दर्द को कम ही नहीं बल्कि एड़ियों का लचीलापन भी बढ़ाता है। पैरों की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत बनाता है। इससे गठिया का दर्द और सुन्न होने की जो प्रॉब्लम होती है वो समस्या भी दूर हो जाती है। इस आसन के अभ्यास से आप तनाव व चिंता को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही साथ छोटे बच्चों को इस आसन का अभ्यास कराने से, वो जो छोटे बच्चे होते हैं अगर आप उनको इस आसन का अभ्यास कराते हैं तो उनकी जो लंबाई बढ़ने की संभावना है वो बन जाती है। इसके नियमित अभ्यास से आप डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं। इसको विशेषज्ञ के सामने करने से नस की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, यह शरीर की चर्बी को गलाने में सहायक होता है। इससे इस अभ्यास से शरीर में संतुलन बढ़ता है। यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए एक अच्छा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 12, ये पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का जो मैंने आपको नहीं करवाया। सेकंड है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के मुख्य 3 उद्देश्यों का ब्यौरा दीजिए। तो गाइस, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, 6 से 7 उद्देश्य हैं, जिसको मैंने आपको एक सैंपल पेपर में बताया हुआ था। अब वो कौन सा है उसे देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और इसको मैंने 4 में समझाया हुआ था। कैसे लिखेंगे? तो शारीरिक शिक्षा की सेवाओं को प्रदान करना, गामक कौशल का विकास करना, खिलाड़ी के आत्मसम्मान को विकसित करना, शरीर यांत्रिक के ज्ञान को विकसित करना, खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करना, खिलाड़ियों की शारीरिक पुष्टि को विकसित करना, समाजीकरण को विकसित करना, खेल में भावना की बढ़ोतरी को विकसित करना और विभिन्न खेलों के प्रति अभिप्रेरित करना। तो ये उद्देश्य है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के। ठीक है, इन 9 में से आपको कोई 6 लिख देने हैं जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में बताना है पर्वतारोहण एवं रिवर राफ्टिंग। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है, पर्वतारोहण क्या होता है और रिवर राफ्टिंग। देखो, जब कोई व्यक्ति जो है वो पैदल यात्रा पर्वत के ऊपर चढ़ता है तो उसी को पर्वतारोहण कह देते हैं। सिंपल सा इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, फिर भी एक जो पर्टिकुलर परिभाषा होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, पर्वतारोहण क्या होता है? ये एक साहसिक खेल है जो कि पूरे विश्व में व्याप्त है। पर्वत की चोटियों ने मनुष्यों को सदा आकर्षित किया है। मतलब सिंपल सा है कि पर्वतों पर जब व्यक्ति जो वो चढ़ता है इसी को हम पर्वतारोहण कह देते हैं। सिंपल सा। बात करें अगर रिवर राफ्टिंग की, तो रिवर राफ्टिंग क्या है? ये भी साहसिक खेलों में से एक है। ये वास्तव में एक रोमांचक खेल क्रियाकलाप है। निरंतर बहते हुए पानी के ऊपर उछलते तथा चक्कर काटते हुए राफ्टिंग करना वास्तव में ही एक साहसिक क्रियाकलाप है। इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, और भी अगर आपको पूरी यहाँ पे नॉलेज लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिवर राफ्टिंग क्या है ये पॉइंट लिखेंगे। पर्वतारोहण क्या है उसमें आप ये पॉइंट लिखेंगे और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज आप लिख देंगे उसके बाद। ठीक है, बात करें कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो बहुत सारे गुण होते हैं पर्वतारोहण करने के लिए, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। सिंपल सा। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 14 भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से सेक्शन नंबर बी जो है हमारा वो यहाँ पे कंप्लीटली कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी देखते हैं आप। सेक्शन सी में देखिए पहला प्रश्न है 4 मार्क्स का है। खेल मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। खेलों में मनोविज्ञान के किन्हीं 3 महत्वों की विवेचना कीजिए। तो देखो, 2 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, जो एपिसोड है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, खेल मनोविज्ञान है क्या? तो खेल मनोविज्ञान जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे प्लेटो है, प्लेटो कहते हैं कि मनोविज्ञान का मतलब है आत्मा का विज्ञान। इवासन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार सकारात्मक विज्ञान है।
प्रो कहते हैं मनोविज्ञान, मानवीय व्यवहार और इसके संबंधी का विज्ञान है, सिंपल सा। बात करें अगर हम इसके जो सिद्धांत है उसके बारे में, तो सिद्धांतों में देखिए इसमें हमारा एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स में, यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया हुआ था, दिखाता हूँ अभी आपको। थर्ड, फोर्थ, अच्छा आपको 2 मार्क्स में ही मैंने क्वेश्चन करवाया था, 3 मार्क्स का, मतलब 2 मार्क्स में ही, जो कि आपका 4 मार्क्स में, खेल मनोविज्ञान के महत्व। तो महत्व क्या है? सबसे पहले तो प्रदर्शन में सुधार। जो एथलीट है वो खेल मनोविज्ञान का ज्ञान लेते हुए जो अपना कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रदर्शन है उसमें वैज्ञानिक तरीकों को अपना कर अपने व्यवहार में, अपने प्रदर्शन में सुधार ला सकता है। प्रेरणा और प्रतिक्रिया, खेल मनोविज्ञान के ज्ञान से व्यक्ति जो है, एथलीट है, उसे उचित प्रेरणा मिलती है, उचित प्रक्रिया भी मिलती है और ये जो है उसके प्रदर्शन को सुधार करती है। अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक, यानी कि इस तरीके से क्या होता है, जो एक प्रशिक्षक होता है उसको एक अच्छे खिलाड़ी का चुनाव करने में ये सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं तो हाँ, ये तो आपको समझ में आ गया कि खेल मनोविज्ञान के महत्व क्या है, प्रदर्शन में सुधार, प्रेरणा और प्रतिक्रिया, अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। गाइस, आपकी जो खेल मनोविज्ञान की परिभाषा थी वो परिभाषा दूसरी है, ठीक है, वो मनोविज्ञान की परिभाषा है और आपसे पूछी गई खेल मनोविज्ञान की। तो खेल मनोविज्ञान वह क्षेत्र होता है जो मनोविज्ञान, तथ्यों, सीखने के सिद्धांत, प्रदर्शन और खेल कूद में जो मानवीय व्यवहार के संबंध होते हैं उसमें लागू होता है। ठीक है, तो खेल मनोविज्ञान क्या होता है ये चीज आपको समझ में आ गई और इससे संबंधित जो आपके सिद्धांत हैं वो आपको ये समझ में आ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 16। योग के तत्वों की सूचीबद्ध करें और किन्हीं 3 योगों की जो तत्व उनकी व्याख्या कीजिए। तो देखो, जो हमारा एपिसोड नंबर 2 था 3 मार्क्स का, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, जो कि मैंने आपको समझाया हुआ था। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम है, तत्वों की सूची, कुछ तत्व मैंने बता दिए हैं। तो सूची की बात करें तो इसमें 8 होते हैं। एक यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि। ये 8 तत्व होते हैं योग के अंदर। अब कुछ तत्वों की हमें व्याख्या करनी है, तो व्याख्या करते हैं। यम क्या है? ये 5 सिद्धांत हैं जो एक ऐसी आचार संहिता की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जो विश्व में सभी व्यक्तियों के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। क्या? अहिंसा अपनानी चाहिए, मतलब अहिंसा ना करें, सत्य को अपनाएं, अस्तेय हो, ब्रह्मचार्य हो और अपरिग्राही हो। नियम क्या होते हैं? ये आत्मा को सुधारने की नियमावली, जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। आसन क्या है? योग की विभिन्न मुद्राएं हैं। प्राणायाम क्या है? ये जो विभिन्न श्वसन तकनीकें हैं, जैसे कि पूरक, श्वास को अंदर लेना, कुंभक, श्वास को अंदर रोकना, रेचक, श्वास को छोड़ना। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन नंबर जो था कंप्लीट हो जाता है। योग के तत्व क्या है और कुछ तत्वों का आप वर्गीकरण करेंगे, वर्णन करेंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन आपका कंप्लीट। आज ये क्वेश्चन नंबर 17 में है, विशेष शिक्षक कौन होता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की क्षमता में वाक चिकित्सक और शारीरिक शिक्षा चिकित्सक किस प्रकार से सहायता करते हैं? तो देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है? एक विशेष शिक्षा शिक्षक वह होता है जो उन बच्चों को और युवाओं के साथ काम करता है जिनमें गंभीर संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक अक्षमताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम, क्रियाओं का सृजन भी करता है और उन्हें लागू भी करता है। तो ये है विशेष शिक्षक, ये होता क्या है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट। अब हमें समझाना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वाक चिकित्सक, ठीक है, और शारीरिक शिक्षा। तो एपिसोड में हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकेंड, यही एपिसोड है, सॉरी, थर्ड वाला है। थर्ड एपिसोड, मतलब थर्ड वाले मार्क्स में जो एपिसोड है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 2। तो देखो, विशेष शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक क्या करता है? तो मैंने बताया था अधिनियम 2016 की जो कुछ पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव किए जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ पाठ्यक्रम को ऐड किया जाएगा, उनके अनुसार जो है जो उपकरण वगैरह है इनकी व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद बाल संबंधी खेल जो है वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, बाल संबंधी खेल जो है वो किस तरीके से आप जो है यहाँ पे वर्णन करेंगे वो देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 4 मार्क्स का एक पॉइंट था, ठीक है, 4 मार्क्स का हमारा जो एक एपिसोड था, उसमें सबसे आखिरी जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे आखिरी, ये देखो, वाक चिकित्सक। ठीक है, तो वाक चिकित्सक क्या क्या करता है? सबसे पहला, ये भाषण की अभिव्यक्ति को बच्चों में सुधारता है, एक प्रभावित भाषा कौशल को विकसित करता है, श्रवण कौशल को विकसित करता है, वाक पुटता को सही करता है, आवाज और गूंज जैसी जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, उनको सही करता है।
ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया। सबसे पहले विशेष शिक्षा शिक्षक की क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि परिभाषा होती है। उसके बाद वाक चिकित्सक किस तरह से योगदान देता है। उसके बाद हमने देखा कि जो सारे शिक्षा शिक्षक है इसका क्या योगदान होता है। तो एक्ट 2016 लिख देंगे। अगर ना भी लिखना चाहें तो सिर्फ बाल संबंधी खेल लिख सकते हैं, सिंपल सा। समझ में आ गया आप सभी को। अब देखो सबसे आखिरी प्रश्न है, प्रतिबंधित पदार्थों के दुष्प्रभावों को विस्तार से चर्चा की, यानी कि प्रतिबंधित जो पदार्थ है उसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं ये समझाइए। तो 4 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर अभी एक मिनट देखते हैं हम यहाँ पे 18 का सेकंड है, नहीं ये तो हमारा 3 मार्क्स का है। एक मिनट देख लेते हैं हम हमारा कौन सा है इसमें क्वेश्चन। ये तो हो गया हमारा समस्याएं। हाँ ये देखो सेकंड ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तेजक के बारे में। इससे क्या होता है, भूख में कमी, सिर दर्द, तनाव, रक्तदाब, तापमान, इसमें बढ़ोतरी होती है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, इससे क्या होता है, चेहरे पर अधिक बाल चेहरे जो है उस पर अधिक बाल आ जाते हैं, मासिक धर्म में अनियमितता होती है, तनाव आती है, कुछ समय गंजापन होता है, अधिक गुस्सा और मानसिक अवसाद। थर्ड क्या कहता है, इससे जीभ के गले, फेफड़े के कैंसर हो सकता है, याद नहीं रह सकता, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और भी है बीटा ब्लैक्स, ये क्या करता है, ये जो है इसको सेवन करने से खिलाड़ी की जो सहन क्षमता होती है उसमें कमी आती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, सिर दर्द शुरू हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, पेट संबंधी रोग है वो हो जाते हैं। नशीली दवाएं एवं नार्कोटिक्स, ये क्या करते हैं, इन दवाओं के सेवन से खिलाड़ी को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मानसिक शारीरिक संतुलन बिगड़ना, उल्टी, कब्ज होना, बेहोशी की अवस्था में आना आदि। सबसे आखिरी है डोलेटिक्स, ये क्या करता है, ये शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना, मांसपेशियों का फट जाना और पोटेशियम की कमी आना आदि जो है वो इसमें सम्मिलित होता है। तो आपको जो है 4 मार्क्स है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको 6 बता दिए, इनमें से कोई भी आपको 4 एक्सप्लेन करने थे। आई होप आपको ये इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम एक बार क्वेश्चन पेपर का इवैल्यूएशन कर लेते हैं। तो इवैल्यूएशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 भी करवाया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 भी पूरा करवाया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी करवाया गया, क्वेश्चन नंबर 16 भी करवाया गया है आपका। तो 4 मार्क्स में आपका कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। अब एक इसमें रिवर राफ्टिंग मैंने आपको नहीं करवाया था, तो एक तरीके से कह सकते हैं हाफ 1.5 मार्क्स, यानी कि 1/1/2 ये नहीं करवाया है। और एक ये, ठीक है, वृक्षासन वाला ये भी मैंने नहीं करवाया, तो 4.5 मार्क्स हो गए आपके, यानी कि 4.5 मार्क्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे बात करें, एक और क्वेश्चन है, कौन सा है, ये 7 वाला, ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे साहसिक खेलों वाला। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 4 मार्क्स प्लस में 4 1 हाफ, यानी कि तकरीबन मान लीजिए 9 मार्क्स। 9 मार्क्स का पेपर जो मैंने आपको नहीं करवाया। अब इसमें चॉइस देख लेते हैं। तो 4 मार्क्स में यानी कि 2 मार्क्स में मैंने आपको 2 क्वेश्चन नहीं करवाए, तो सिंपल सी बात है कि 2 चॉइस आई, तो यानी कि पेपर में जो 7 मार्क्स आपको 7 क्वेश्चन करने थे वो करवाए हुए हैं, तो कंप्लीट सेक्शन ए पूरा आया हुआ है। सेकंड की बात कर लें तो जो हमारा ये वाला है सेक्शन नंबर बी, ये मैंने आपको इसमें से 4.5 मार्क्स का नहीं करवाया। और इसमें से भी अगर हम बात कर लें तो एक क्वेश्चन जो है, एक नहीं आपके 2 क्वेश्चन चॉइस में है, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन चॉइस में है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो यानी कि ये भी पूरा बताया हुआ है। तो एक तरह से अगर मैं आपसे बात कहूं तो 35 आउट ऑफ 35 जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाए हुए थे। अगर आपने जो एपिसोड्स वाली वीडियो है वो देखी है तो आपको ये पेपर करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सिंपल क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन पेपर है एनुअल का, फाइनल का, टर्म 2 का, वो आपको इजीली तरीके से समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक और भी आने वाली हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल भी रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।